जय हिंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 23/4/2025। आज के करंट अफेयर की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग के लिए लाए हैं 10 बेहतरीन करंट अफेयर और उसके बाद 10 करंट अफेयर जो कल के क्लास में हुआ था वो रहेगा रिवीजन के तौर पे, ताकि आप लोग का रिवीजन भी बना रहे और आगे का करंट अफेयर ही भी याद होते रहे। एक ही बार बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ लेने से नहीं होता है। करंट अफेयर चुन चुन कर और अच्छा पढ़ा जाता है। कुछ भी पढ़ लेने से करंट नहीं हो जाता है। इसलिए आप लोग के लिए लाए हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर बनाकर। तो आइए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 124 को जगदीप धनखड़ ने न्यूक्लियर मिसाइल बोला है। अब चलते हैं इसके डिटेल की ओर, देखते हैं, विस्तृत जानकारी में इसको बताते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 142 को डेमोक्रेटिक पावर के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के 10 बिल जिन्हें गवर्नर ने पेंडिंग रखा था उन्हें आर्टिकल 142 के तहत ही स्वीकृत घोषित किया गया। इसमें तीसरा पॉइंट है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। आर्टिकल 142 क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 142 जो है यह सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है। अगर किसी केस में न्याय जरूरी हो लेकिन कानून मौन हो तो कोर्ट आदेश दे सकती है जिससे पूर्ण न्याय हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो जहां कानून न हो वहां भी कोर्ट निर्णय दे सकता है। 142 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा नियम है जो सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष अधिकार देता है। अगर किसी मामले में न्याय करना जरूरी हो लेकिन कानून में कोई साफ तरीका ना लिखा हो तब भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जिससे पूरा और सच्चा न्याय हो सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद और कुछ अनुच्छेद पे ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 50, 121, 211 और 361 के तहत पावर को 3 भाग में बांटा गया है। 50 आप लोग को पता ही होगा, आर्टिकल 50 डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, जिसमें बोला गया है कि पब्लिक सर्विस में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करता है। यानी कि प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था को 50 आर्टिकल अलग करता है। 121 में कहा गया है कि संसद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी जज के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है। यानी कि किसी जज के आचरण को लेके नहीं बोला जा सकता है, वो बोला गया है 121 में। 211 पे हम लोग देखते हैं। 211 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह स्टेट लेवल का है। आर्टिकल 361 में क्या है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को उनके कार्यकाल के दौरान जुडिशियरी प्रोसेसिंग से संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि 361 में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल हैं उनके कार्यकाल में उन पर कोई भी जुडिशियरी मुकदमा नहीं चल सकता है। दीवानी मुकदमा उन पे नहीं, दीवानी और फौजदारी दोनों शायद नहीं चल सकता है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा
संयुक्त राज्य अमीरात यूएई में। इसका सही आंसर संयुक्त राज्य अमीरात होगा। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। हाल ही में भारत ने अपना एयरफोर्स से MiG-29 फाइटर जेट और जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 के लिए यूएई में भेजा था। तो MiG-29 और जगुआर एयरक्राफ्ट को यूएई भेजा था। यह एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसे यूएई द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 21 अप्रैल से 8 मई तक होगा। यह इसका 10वां संस्करण है, 10th एडिशन है। भाग लेने वाले इसमें देश कौन कौन हैं? तो इसमें भाग लेने वाले देश हैं इंडिया, यूएई, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया। ये इसमें भाग लेने वाले देश हैं। डिजर्ट फ्लैग जो है एक मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज हर साल आयोजित की जाती है। इसे यूएई आयोजित करता है। अब कुछ अन्य अभ्यास हैं जिसको देख लेते हैं। डस्टलिक, यह इंडिया और अजरबैजान यह अभ्यास दोनों मिलकर करते हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन, इंडिया और मिस्र के बीच, इंडिया एंड इजिप्ट हो गया। धर्मागार्जियन इंडिया और जापान इन दोनों के बीच होता है। एक्स खंजर इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होता है। टाइगर ट्रिम्प इंडिया और यूएसए के बीच होता है। शक्ति इंडिया फ्रांस। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए। VIN बैक्स इंडिया वियतनाम। VIN से वियतनाम हो गया, बैक्स जो है इसका अभ्यास का शॉर्टकट है। अब इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं कि यह जो एयरक्राफ्ट है वो बता चुके हैं। 21 अप्रैल से 8 मई तक यह अभ्यास चलेगा। 21 अप्रैल से 8 मई तक यह अभ्यास चलेगा। आइए अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। ऑस्कर 2028 से कौन सी नई पुरस्कार श्रेणी जोड़ी जाएगी? यानी कि 2028 से जो ऑस्कर पुरस्कार होगा उसमें किस नई श्रेणी को जोड़ा जाएगा? तो उसमें जोड़ा जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और डिजाइन को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ स्टंट और डिजाइन को इसमें नया ऑस्कर में जोड़ा जाएगा। 2028 के ऑस्कर का 100वां सेरेमनी है। इसमें पहली बार स्टंट डिजाइन की कैटेगरी शामिल की गई है। यह अवार्ड उन टीमों को दिया जाएगा जो फिल्मों में स्टंट, फाइट और एक्शन सीन डिजाइन करती है। 2026 के ऑस्कर में अचीवमेंट इन कास्टिंग भी जोड़ा गया है। 2026 में अचीवमेंट इन कास्टिंग भी जोड़ा गया है। इससे ऑस्कर में कुल पुरस्कारों की संख्या 25 हो जाएगी। पहले यह 23 थी और 26 और 28 दोनों को मिला के ये 25 हो जाएगी। यानी कि 23 से अब ये 25 हो जाएगी। ऑस्कर अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसका आयोजक करता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, यानी कि AMPAS।
एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। पहली बार 26 मई 2029 को यह आयोजित किया गया था। इसमें ट्रॉफी जो दिया जाता है गोल्डन स्टैचू होता है जो 3.5 इंच का होता है, जिसका वजन 4 kg होता है, लगभग 24 कैरेट गोल्ड कोटेड होता है। फर्स्ट टाइम ये दिया गया 16 मई 2029 को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने बनाया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है चाइना में। इसके बारे में जानते हैं। पुल का नाम है हुजियांग ग्रांड कैनन ब्रिज। हुजियांग ग्रांड कैनन ब्रिज इसका नाम है। यह बनाया गया है गुजहाउ प्रोविंस चाइना में बनाया गया है। यह एक रोड ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 625 मीटर, फीट में देखा जाए तो 2051 फीट है। यह एफिल टावर जिसकी ऊंचाई 330 मीटर है से 200 मीटर ऊंचा है, यानी कि सोचिए कि एफिल टावर से भी ये ऊंचा है। एफिल टावर कितना ऊंचा है? 330 मीटर। इसकी जानकारी जो बता रहा हूँ इसमें भी आप लोग का बहुत सारा करंट, बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ रहेगा, ये सब पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये जो ब्रिज है उसकी हाइट कितना है? 625 मीटर, और एफिल टावर की हाइट कितनी है? तो 330 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा पुल देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है केनाब रेल ब्रिज है, जो चेनाब रेल ब्रिज है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, कश्मीर में स्थित है। भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे चेनाब रेल ब्रिज जो बना है उसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 359 मीटर है, फीट में है 1178। चेनाब रेल ब्रिज वर्ल्ड में चेनाब रेल ब्रिज जो वर्ल्ड में, इसका हाइट वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है रेल ब्रिज में। चाइना का कैपिटल आप लोग बताइए। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। चाइना का मुद्रा क्या है? युआन है इसका मुद्रा। चाइना का मुद्रा युआन है। प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप फ्रांसिस का हाल में निधन हुआ, वह किस देश से संबंध रखते हैं? तो पोप फ्रांसिस जो हैं वो वेटिकन सिटी से संबंध रखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे वेटिकन सिटी के पोप थे और अर्जेंटीना देश के सिटीजन थे। उनके पास 2 सिटीजनशिप थी। दुनिया के सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वहाँ के शासक को ही पोप कहा जाता है। इस सिटी का रूलर होने के साथ ही दुनिया भर के किसी भी कैथोलिक चर्च के हेड भी
इनको बोला जाता है। यह 2013 में पोप बने थे और 266वें पोप हैं। 2013 में पोप बने थे और 266वें पोप हैं। ये अर्जेंटीना से थे, डुअल सिटीजनशिप है इनके पास। वेटिकन सिटी और अर्जेंटीना दोनों का है। वेटिकन सिटी के शासक और कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं। पोप का पद पहली सदी से और इसे सेंट पीटर से जोड़ा जाता है। यह पहली सदी से ही इसको जोड़ते आ रहा है, इसलिए अभी तक कितना पोप हो गए हैं, 266 पोप हो चुके हैं इनको लेकर। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ की मुद्रा है यूरो। यूरो यहाँ की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगला कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा लद्दाख में, ऑप्शन सी लद्दाख। चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। यह फिर से शुरू किया गया, यह दर्रा जो है फिर से शुरू किया गया। उमलिंगला पास की ऊंचाई 19,024 फीट यानी कि 5,799 मीटर है, लगभग 5.5 किलोमीटर। यह चिसुमले को डेम चौक से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई है 5,799 मीटर है। यह लद्दाख रेंज हिमालय में स्थित है। आइए अब हम लोग जानते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रा के बारे में जानते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। और इसमें कुछ दर्रा और रह गया है, जैसे कि माना दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। ये तो दिया हुआ है। ये यही सब कुछ दर्रे हैं। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। जेलेपला का वर्णन इसमें नहीं है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है? तो हल्दी घाटी दर्रा है राजस्थान में। दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ दर्रा और देख लेते हैं। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? तो सिपकिल्ला दर्रा हमारा है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता की हानि से निपटने के लिए कौन सा समझौता शुरू किया गया? इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा समझौता शुरू किया गया, इसमें क्वेश्चन में ये है। हालांकि क्वेश्चन होगा कि
ब्रिक्स में कृषि मंत्रियों की बैठक में भूमि संरक्षण, मलबस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता की हानि से निपटने के लिए कौन सा समझौता किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन पार्टनरशिप। इसके बारे में और भी अधिक जानकारी देखते हैं। हाल ही में ब्राज़ील में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बैठक आयोजित की। इसका उद्देश्य था लैंड डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन और सॉइल फर्टिलिटी लॉस को रोकना, यानी कि भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता की जो हानि हो रही है उसको रोकने के लिए इसमें बैठक किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में। ब्रिक्स में कुल 11 देश हैं। भारत के प्रतिनिधि कौन थे? तो शिवराज सिंह चौहान थे। भारत के शिवराज सिंह चौहान प्रतिनिधित्व किए थे। इसमें कुल 11 देश हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट यानी मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। पहले इसका नाम ब्रिक था, सिर्फ ब्रिक, BRIC, लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें जुट जाने से ये हो गया ब्रिक्स। इसमें मूल रूप से 5 जो हैं अस्थाई सदस्य हैं, बाकी अस्थाई सदस्य हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये मुख्य रूप से अस्थाई सदस्य हैं, बाकी अस्थाई सदस्य हैं। हर साल ब्रिक्स का एनुअल समिट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलेंगर कैबिनई तिट्टम योजना कहाँ लॉन्च की गई? कैलेंगर कैबिनई तिट्टम योजना कहाँ लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च किया गया हमारा तमिलनाडु में। सॉरी, डी इसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में विशेष देखते हैं। अब हाल ही में तमिलनाडु के CM स्टालिन ने कलनर कैबिनई तिट्टम योजना लॉन्च किया गया। यह स्कीम पूर्व CM करुणानिधि के नाम पर है। उद्देश्य इसका क्या है कि पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय सहायता देना। योजना में 25 काम शामिल हैं। विश्वकर्मा योजना में 18 काम हैं। इसमें लोन दिया जाता है 50,000 से 3 लाख रुपया तक, सब्सिडी सहित। न्यूनतम आयु है लोन लेने का 35 वर्ष। विश्वकर्मा योजना में 18। इसमें 25 कामों को शामिल किया गया है, जबकि विश्वकर्मा योजना में 18 ही काम होते हैं। इस स्कीम में मिनिमम 35 साल दिया गया है। विश्वकर्मा योजना में 18 साल होता है। PM विश्वकर्मा योजना क्या है? यह PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लागू किया गया। PM विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा पूजा के
दिन लागू किया गया, इसलिए विश्वकर्मा योजना इसको नाम रखा गया। 17 सितंबर को हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। यह योजना 5 वर्ष का होता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 5 वर्ष का होता है। 23-24 में इसका आरंभ हुआ और 27-28 तक ये लागू रहेगा। इसका कुल बजट है 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ है विश्वकर्मा योजना का कुल बजट। इसका मुख्य पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 18 ट्रेडिशनल प्रोफेशन को फाइनेंशियल सहायता देना। इसमें मिनिमम एज 18 साल है। कारीगर को इसमें कारीगर और शिल्पकार को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और सर्टिफिकेट देना है। ट्रेडिशनल स्किल को बढ़ाने और मशीनी चीज़ को इस्तेमाल करने का हुनर सिखाया जाता है। इसमें बिना गारंटी के कम ब्याज पर यह ऋण प्रदान होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो अभी बिहार में हर जिले में महिला संवाद अभियान चल रहा है, जो नीतीश कुमार, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। इन्होंने ही यह संवाद योजना शुरू किया। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को सरकारी योजना से जोड़ना। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं में जोड़ना, उनको समझाना। इसमें 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने का जिम्मा लिया है। इसका मुख्य कार्य है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी देना, अधिकारियों से सीधा संवाद करना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। महिलाओं को वेलफेयर स्कीम जो है, हेल्थ, एजुकेशन, आजीविका संबंधित जानकारी देना। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रूप से वोमेन से डायरेक्ट बात करेगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार का कैपिटल पटना है। अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान बिहार के वर्तमान गवर्नर हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं और बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं वर्तमान समय में। राज्यसभा बिहार से जाती है 16 सीट राज्यसभा में और 40 सीट लोकसभा में बिहार से है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलपक्कम, तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कलपक्कम, तमिलनाडु में। PFBR मतलब हो गया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, PFBR। अब अपने फाइनल स्टेज में है और इसका सितंबर 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। यह तमिलनाडु के कलपक्कम में बनाया जा रहा है। PFBR सितंबर 2026 तक शुरू हो जाएगा। यह अधिक फ्यूल बनाएगा और रिसाइकिल करेगा। यह भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा चरण है। भविष्य में
यह बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देने के लिए जाना जाएगा, जिससे भारत की ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो पूरी होगी। यह रिएक्टर भारत के 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा चरण है, जिसका उद्देश्य है कि फ्यूल को रिसाइकिल करेगा और कम रेडियोएक्टिव वेस्ट बनाएगा, यानी कि रेडियोएक्टिव वेस्ट कम बनाएगा। क्या है ये प्रोग्राम, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। PFBR एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो बिजली बनाने के साथ नया फ्यूल बनाएगा, जिसको प्लूटोनियम कहते हैं, वह पैदा करेगा। यह थर्मल रिएक्टर में धीमे न्यूट्रॉन का यूज किया जाएगा। इस थर्मल रिएक्टर में धीमे न्यूट्रॉन का यूज किया जाएगा। इसमें कोलेंट के लिए लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि थर्मल रिएक्टर में हैवी वाटर और लाइट वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम बहुत ज़्यादा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है थोरियम का भारत में। इस प्रोग्राम का लक्ष्य रखा गया है कि थोरियम का उपयोग करके लंबे समय तक बिजली बनाना और यूज करना है। फ्यूल को रिसाइकिल करना है, जिससे कम से कम रेडियोएक्टिव वेस्ट बने। फेज 3 में देखते हैं। फर्स्ट फेज में PHWR यूरेनियम आधारित है, फिर FBR प्लूटोनियम आधारित है, फिर AHWR थोरियम आधारित है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं कल के क्वेश्चन को रिवीजन एक बार कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। तो कल के क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा जू वेनजुन ने। जू वेनजुन ने किसे हराकर? तो अपने ही कंट्री के महिला ग्रैंड मास्टर को हराकर यह खिताब जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को किस देश की सहायता से लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा USSR, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल कार्ल रिकल का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो चिकित्सा से संबंधित हैं, कार्डियोलॉजिस्ट थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया जा रहा है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केरला। केरला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो आज ही के दिन। आज कौन सा दिन है? तो आज पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान यानी ICAR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा मांगी लाल जाट को नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 18वां क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 इस बार कुल कितने सिविल सेवकों को दिया गया? तो ये दिया गया 16 सिविल सेवकों को दिया गया, उनके
उत्कृष्ट कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NISAR मिशन किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा इसरो और नासा। इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो और नासा, ऑप्शन नंबर सी। इसरो और नासा के द्वारा NISAR मिशन लॉन्च किया गया। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आज का करंट यहीं समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ गलतियां हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अधिक सुधार करके आप लोग के पास वीडियो लाऊंगा और अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने रखूंगा जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़े। आलतू फालतू जो करंट अफेयर है वो सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आप लोग को। बस इतना ही करंट अफेयर देख लीजिए, बहुत है, पूरा डिटेल के साथ आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।